तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर वू और मास्टर युआनजी जब जोंगशेन कॉन्टिनेंट जा रहे थे तो रास्ते में उन पर बहुत सारे इविल बर्ड्स हमला कर देते हैं और वो लोग एक आइसोलेशन फॉर्मेशन के अंदर बंद हो जाते हैं और फिर वो लोग उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उस फॉर्मेशन को तोड़ सके और मास्टर युआनजी उन इविल बर्ड्स को अपनी मल्टी सोर्ड के जरिए मारना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वो लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ निकल आते हैं, मगर वो इविल डीमंस एल्डर वू का पीछा करते हैं और आते साथ ही उस पर एनर्जी अटैक्स करते जाते हैं, जिससे एल्डर वू काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। मगर फिर वहाँ पे इमोर्टल वांग किंग उसकी मदद के लिए पहुँच जाता है और उस सेलेशियल डीमन को एक ही अटैक के साथ खत्म कर देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर वो चेंग शाओ से कह रहा होता है कि अगर तुमने वो कोरोडिंग पिल मुझे ना दी होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। ये सुनकर चेंग शाओ मास्टर से कहता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, मुझे सब कुछ डिटेल के साथ बताइए। उन इविल बर्ड्स ने आप पर हमला क्यों किया? जिसके बाद इमोर्टल वांग किंग सेक्ट मास्टर को बता रहा होता है कि इन लोगों पर फायर फॉरवर्ड डीमंस और इविल मॉस्किटोज ने हमला किया है, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट के 2 लीडर्स मारे गए हैं और एल्डर वू भी काफी बुरे तरीके से इंजर्ड है और युआनजी और उसके साथियों का कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने टर्टल आइसलैंड से भी मालूम किया है, वो लोग वहाँ भी नहीं पहुँचे। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि ये फायर फॉरवर्ड बर्ड्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? आज से पहले कभी भी उन लोगों ने डुशुआन पीक के किसी भी डिसाइपल पे हमला नहीं किया। तो इमोर्टल वांग किंग कहता है कि ये सारी कंडीशन इतनी सिंपल नहीं है। जब मैंने उस फायर फॉरवर्ड डीमन को मारा था तो मैंने उसकी स्पिरिट को चेक किया था। मुझे उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लैश ब्लड आ गया है। उस ब्लड ने उनकी प्रिमोडियल स्पिरिट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत पहले से ही मरा हुआ था। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रिमोडियल स्पिरिट को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ चेंग शाओ एल्डर वू से कहता है कि मैंने आज से पहले इस तरह की किसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना। तो एल्डर वू बताता है कि मेरी जान को तो उस वक्त बहुत ज्यादा खतरा था, मैं कभी भी मारा जा सकता था, मगर उस वक्त शुक्र है कि मास्टर की लिंग वहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो मास्टर की लिंग का सुनकर चेंग शाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि वो कौन है? क्या ये वही एल्डर हैं जो कि हमारे डुशुआन पीक को हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं? तो एल्डर वो कहता है कि हाँ, वो हमारे सेक्ट के एक सुप्रीम लीडर है और वो 2 गोल्डन इमोर्टल में से एक हैं। और ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी पावर है कि वो हर तरह की इविल टेक्निक, हर तरह के इविल डीमंस को मार सकते हैं। और फिर मास्टर कीलिंग उन लोगों को बताता है कि इन लोगों पर जिसने हमला किया है वो इविल मॉस्किटो हैं। तो सुप्रीम लीडर को देखकर वहाँ पे सब लोग उसे ग्रीट करते हैं और मास्टर कीलिंग सब लोगों को बताता है कि इन लोगों पर जिसने हमला किया है वो इविल मॉस्किटोज हैं। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक हैं। ये सब के सब एक साथ मिलकर एक ही बंदे पे हमला कर देते हैं और उसे जान से मारकर अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और एक मर्तबा ये उस ह्यूमन के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर ये उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो इंसान चलता फिरता एक ज़ॉम्बी बन जाता है। और उन फायर फॉरवर्ड बर्ड्स को भी इन्हीं इविल मॉस्किटोज ने ही कंट्रोल किया हुआ था, जिन्होंने एल्डर वू और उसके साथियों पे हमला किया है। इसलिए हम लोगों को इन मॉस्किटोज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंशिएंट टाइम में किसी ने इसी तरह की सेम मॉस्किटो टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही सेक्ट के अंदर लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते ये लड़ाई फिर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसने पूरे के पूरे सेक्ट को ही बर्बाद करके रख दिया था। और फिर किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से था। तो सेक्ट मास्टर सुप्रीम लीडर से कहता है कि आखिर इन मॉस्किटोज को आइडेंटिफाई करने का कोई तो तरीका होगा। तो इमोर्टल वांग किंग कहता है कि अगर ये इविल मॉस्किटोज इतने ही खतरनाक हैं तो फिर हमें अपने सेक्ट में सब लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद पूरे सेक्ट में अनाउंसमेंट की जाती है कि इविल मॉस्किटोज अपीयर हुए हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को अब जरा संभल कर रहना होगा। जहाँ भी वो इविल मॉस्किटोज नजर आए उनसे या तो दूरी बनानी है या तो उन्हें मार देना है। और एल्डर वू चेंग शाओ को बताता है कि अब हम लोग उन इविल मॉस्किटोज के खिलाफ पूरी तरह से खुद को गार्ड कर रहे हैं, मगर अब भी खतरा बरकरार है, वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। ये कहने के बाद चेंग शाओ अपने क्लाउड के जरिए उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है और वो उन इविल मॉस्किटोज के बारे में ही सोचता है। बाद चेंग शाओ को याद आता है कि उन ट्विन से जिसकी एक डिसाइपल थी जिसके पास इस तरह का मॉस्किटो था। वो मॉस्किटो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो किसी की भी प्रिमोडियल स्पिरिट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था और उसी ने ही जी फैमिली के डिसाइपल को मारा था और शी फेंग के ट्रेजर को भी उसी ने ही डैमेज किया था।
और मुझे लगता है कि शायद ये वही ब्लैक मॉस्किटोज होंगे जिन्होंने एल्डर वू और मास्टर युआनजी पर अटैक किया है। और इस तरफ सुप्रीम एल्डर सेक्ट मास्टर से कह रहा होता है कि वो ब्लैक मॉस्किटोज फिलहाल तो डिसअपियर हो चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि शायद चेन टाओइज्म और जी टाओइज्म के बीच में जो लड़ाई है उसके पीछे भी एविल मॉस्किटोज का ही हाथ होगा। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि गोल्डन टर्टल आइसलैंड हमेशा हमारे साथ मिलकर उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई उन लोगों के साथ मिला हुआ जरूर है। ये कहने के बाद उनका शक मास्टर युआनजी पर जाता है। हो सकता है कि शायद वो लोग ना चाहते हो कि जी फैमिली और चेन फैमिली के बीच में इस लड़ाई को खत्म किया जाए, इसीलिए उन लोगों ने एल्डर वू को रास्ते से हटाने के लिए उस पर चोरी छुपे हमला करवा दिया होगा। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि ऐसा हो भी सकता है कि मास्टर युआनजी की वजह से ही एल्डर वू और उसके साथी इंजर्ड हुए हों, मगर हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम लोग बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और ऊपर से उसका कोई अता पता भी नहीं है, मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया है। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है ताकि सब लोगों को ये लगे कि ये हमला उसने नहीं करवाया, मगर वो जरूर अभी भी हम पर हमला करने की ताक में बैठा होगा। और इस तरफ चेंग शो अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि अब सब कुछ मास्टर युआनजी पर डिपेंड करता है, पता करना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। वो लोग भी तो एल्डर वू के साथ थे और उन लोगों पर भी अटैक हुआ था, मगर वो लोग अचानक से कहीं गायब क्यों हो गए हैं। उन लोगों का टर्टल आइसलैंड में भी कोई अता पता नहीं मिल रहा और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं और उन्हें उन एविल मॉस्किटोज ने ही हर्ट किया होगा या फिर वो लोग उन्हें ही अपने साथ लेकर गए होंगे। और अगर वो लोग मास्टर युआनजी को अपने साथ लेकर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मास्टर युआनजी अब उनके पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका होगा। पर आखिर वो लोग मास्टर युआनजी को पकड़कर उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। और इस तरफ तो उन एविल मॉस्किटोज की वजह से एल्डर वू की जान जाते जाते बची, मगर उस कोरोडिंग पिल की वजह से वो बच गए, मगर दूसरी तरफ दो और एल्डर मारे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एविल मॉस्किटोज सिर्फ डुशुआन पीक के मास्टर्स को ही मारना चाहते थे ताकि डुशुआन पीक का शक सीधा का सीधा युआनजी पर चला जाए। पर आखिर वो लोग ऐसा करना क्यों चाहते हैं। चेन टाओइज्म और जी टाओइज्म के बीच में तो पहले से ही लड़ाई छिड़ी हुई है, मगर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों टाओइज्म्स की लड़ाई करवाने वाला कोई एक बंदा है और वो चाहता है कि डुशुआन पीक बीच में ना आए और इनकी लड़ाई हमेशा चलती रहे। और ये बंदा जरूर किसी और ही टाओइज्म से है, इसका ताल्लुक ना जी टाओइज्म से होगा ना ही चेन टाओइज्म से होगा। पता नहीं वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि युआनजी के गायब हो जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मॉस्किटोज हैं। और अगर सच में उन लोगों ने युआनजी को कंट्रोल कर लिया है तो मुझे लगता है कि वो लोग हमारे सेक्ट पर भी हमला करने के लिए आएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग मास्टर युआनजी को देखते हैं। वो जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके साथ उसके दो डिसाइपल भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिस पर वो गुस्से में खड़ा होता है और वहाँ मौजूद उस डीमन क्वीन से कहता है कि मैं गोल्डन टर्टल आइसलैंड का मास्टर हूँ, तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया है, आखिर कौन हो तुम लोग और हमसे क्या चाहते हो। उसके सामने वो डीमन क्वीन होती है, जिससे वो दोबारा कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, आखिर तुम लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बांध के रखा है। ये कहने की देर थी कि अचानक से कुछ मॉस्किटोज उनको पीछे से आकर गर्दन पर जोर से काटते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते वो मॉस्किटोज अपने आप को उनकी प्रिमोडियल स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और वो डीमन क्वीन उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिस पर मास्टर युआनजी और उसके डिसाइपल उस क्वीन के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुके थे। और डीमन क्वीन उसके सर पे आकर हाथ रखती है और हमें मास्टर युआनजी की आंखों का कलर दिखाया जाता है। उसके अंदर हमें एक रेड लोटस नजर आ जाता है। वो रेड लोटस मास्टर की प्रिमोडियल बॉडी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और वो डीमन क्वीन कहती है कि इस रेड लोटस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, इससे तुम एक गोल्डन इमोर्टल बन जाओगे, जिसके बाद कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस रेड लोटस के अंदर एक गोल्डन ब्लड लाइन होती है, जो भी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है वो एक गोल्डन इमोर्टल बन जाता है। और डीमन क्वीन उनसे कहती है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों को डुशुआन पीक को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। ये सुनकर वो तीनों ही कहते हैं कि हाँ, हम लोग डुशुआन पीक को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद हमें डीमन क्वीन के एक सर्वेंट की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि अपने फायर फॉरवर्ड बर्ड से इन लोगों पर अटैक करवा कर इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया है
अब गोल्डन टर्टल आइसलैंड खुद ही डूशवान पीक पर जाकर हमला करेगा और वो डीमन क्वीन से कहता है कि आप तो सच में बहुत ही ब्रिलियंट हैं। तो डीमन क्वीन कहती है कि अब तुम देखते जाओ अब इन तीनों टाओइज्म्स के बीच में कितनी बड़ी जंग छिड़ती है और इनका कितना बड़ा नुकसान होता है। जब ये तीनों टाओइज्म्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तभी वो ऊपर बैठा हुआ शख्स खुश होगा। ये कहकर वो ऊपर की तरफ देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।